जो हम कक्षा 10th की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंदर हमारा 5वां अध्याय चल रहा है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। और आज का हमारा विषय है महिलाएं और मुद्रण। देखिए बच्चों, महिलाएं और मुद्रण, इसको प्रारंभ करने से पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब पूरे विश्व के अंदर मुद्रण क्रांति हुई थी तो उस मुद्रण क्रांति से एक नया पाठक वर्ग अस्तित्व में आ गया था। चाहे बच्चे थे, चाहे महिलाएं थीं, चाहे पुरुष थे, चाहे युवा थे, सभी पढ़ने लग गए थे, सभी पाठक बन गए थे। यानी पढ़ने का एक नया जुनून ही पैदा हो गया था। और यूरोप के अंदर महिलाएं पाठिका बन गई थी, लेखिकाएं बन गई थी और वो अखबार भी निकालने लगी थी, पुस्तकें भी छपवाने लगी थी। भारत के अंदर मुद्रण आने से महिलाओं की क्या स्थिति रही, इसके बारे में हम आज देखेंगे महिलाएं और मुद्रण में। यहां की अगर हम बात करें तो महिलाओं की जिंदगी और जो भावनाएं थी उनको बहुत ही साफ गोई से और गहनता से लिखा जाने लगा था। महिलाओं की जिंदगी और उनकी भावनाएं बड़ी साफ गोई और गहनता से लिखी जाने लगी थी। और जो मध्यम वर्गीय परिवार थे, मध्य वर्गीय परिवार, वहां पर महिलाएं अब पहले की बजाय ज्यादा पढ़ने लगी थी। यानी पहले शिक्षित कम होती थी, उनको कम पढ़ाया जाता था, लेकिन अब उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा था और मध्य वर्गीय परिवारों के अंदर महिलाएं अब ज्यादा पढ़ने लग गई थीं। इसलिए मध्य वर्गीय घरों में महिलाओं का पढ़ना भी पहले से बहुत ज्यादा हो गया था। और जो उदारवादी पिता या पति होते थे वो अपने घर के अंदर औरतों को घरों में ही पढ़ाते थे। यानी घर के अंदर ही उनको शिक्षा दी जाती थी, घर के अंदर ही उनको पढ़ाया जाता था, किताबें दी जाती थी, उनके लिए कॉपियां लाई जाती थी और घर के अंदर ही उनको इस प्रकार का माहौल दिया जाता था कि जैसे वो घर में ही पढ़ सकें। स्कूली माहौल उनको घर में ही दिया जाता था। उदारवादी पिता और पति अपने यहाँ औरतों को घर पर पढ़ाने लगे थे। और फिर जब 19वीं शताब्दी के मध्य के अंदर छोटे बड़े शहरों के अंदर स्कूल खुल गए तो फिर उनको वो स्कूल भी भेजने लगे थे कि और स्कूलों में जाकर के वो शिक्षा ले सकें। 19वीं शताब्दी के मध्य में जब बड़े छोटे शहरों में स्कूल बने तो इन्हें स्कूल भेजने लगे थे। कई पत्रिकाएं छपने लग गई थी उस समय तक। तो कई पत्रिकाएं तो ऐसी थी जो महिला केंद्रित ही होती थी, महिलाओं के बारे में ही उनमें खूब लिखा जाता था और उनके अंदर जो नारी शिक्षा की जरूरतों के ऊपर भी बार बार रेखांकित किया जाता था। यानी नारी शिक्षा कितनी आवश्यक है, नारी के पढ़ने से पूरा परिवार सुधर जाता है, पूरा घर सुधर जाता है, उसके बारे में वो बार बार नारी शिक्षा की जरूरतों को रेखांकित करने लगे थे। कई पत्रिकाएं महिला केंद्रित होती थी और उन्होंने नारी शिक्षा की जरूरत को बार बार रेखांकित किया था। इन पत्रिकाओं के अंदर पाठ्यक्रम भी छपता था और उसके साथ साथ वो पूरी विषय वस्तु यानी पाठ्य सामग्री को भी छापते थे जरूरत के हिसाब से। और उससे ये फायदा होता था कि इसका इस्तेमाल घर पर ही स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के लिए किया जा सकता था। यानी उन पत्रिकाओं के अंदर क्या क्या किसी कक्षा के हिसाब से क्या पाठ्यक्रम है वो होता था और उस पाठ्यक्रम को पढ़ करके और घर पर ही वो पूरी शिक्षा प्राप्त कर लेते थे। इन पत्रिकाओं में पाठ्यक्रम भी छपता था और जरूरत के मुताबिक पाठ्य सामग्री भी, जिसका इस्तेमाल घर बैठे स्कूली शिक्षा के लिए किया जा सकता था। यानी घर पर ही पूरे स्कूल की शिक्षा वहां पर प्राप्त की जा सकती थी इन पत्रिकाओं के द्वारा। अब देखिए, लेकिन महिलाओं पर प्रतिबंध भी तो थे। सारे परिवार ऐसे उदारवादी नहीं थे, उदार दिल के नहीं थे। जैसे हमने देखा कि पिता और पति जो उदारवादी होते थे वो घरों में और विद्यालयों में भेज करके पढ़ाने लग गए थे, लेकिन सब तो ऐसे नहीं थे। लेकिन सारे परिवार उदार दिल नहीं थे। अनेक ऐसे परंपरावादी हिंदू थे जो ये मान करके चलते थे कि पढ़ी लिखी जो लड़कियां होती हैं वो तो विधवा हो जाती है, यानी अगर वो पढ़ लेंगी तो विधवा हो जाएंगी, इसलिए उनको नहीं पढ़ाते थे। अनेक परंपरावादी हिंदू मानते थे कि पढ़ी लिखी कन्याएं विधवा हो जाती हैं। और बहुत सारे ऐसे दकियानुसी मुसलमान भी थे जो ये मान के चलते थे कि उर्दू के जो रूमानी अफसाने पढ़ने से महिलाएं जो हैं वो बिगड़ जाएंगी, औरतें बिगड़ जाएंगी। इसी तरह दकियानुसी मुसलमानों को लगता था कि उर्दू के रूमानी अफसाने पढ़कर औरतें बिगड़ जाएंगी। और कई बार तो इन जो बागी औरतों ने इन प्रतिबंधों को अस्वीकार भी किया था। यानी उनके ऊपर जो प्रतिबंध लगाए जाते थे उन्होंने उसको माना ही नहीं। कभी कभी बागी औरतों ने इन प्रतिबंधों को अस्वीकार भी किया। अब देखिए, उन हम प्रतिबंधों के बारे में देखते हैं
और आपको एक हम मुस्लिम वर्ग का और एक हिंदू वर्ग के दो उदाहरणों से हम परिचित होंगे। पहला उदाहरण यह है, उत्तर भारत का एक दकियानुसी जो मुसलमान परिवार था और उसके अंदर एक लड़की थी और वो लड़की पढ़ना चाहती थी, तो उसने गुपचुप ही, मतलब चुपचाप ही उसने पहले पढ़ना सीखा और उसके बाद वो लिखना भी सीख गई थी, यानी किसी को पता भी नहीं लगने दिया और उसने पढ़ना लिखना दोनों ही सीख लिया था। उत्तर भारत के एक दकियानुसी मुसलमान परिवार की एक लड़की ने न केवल गुपचुप ढंग से पढ़ना सीखा बल्कि लिखा भी, क्योंकि उसके खानदान वाले तो ये चाहते थे कि वो सिर्फ अरबी कुरान ही सीखे, लेकिन अरबी कुरान उसके पल्ले ही नहीं पड़ती थी, उसको समझ में ही नहीं आती थी। उसके खानदान वाले चाहते थे कि वह सिर्फ अरबी कुरान पढ़े, जो कि उसके पल्ले नहीं पड़ता था। तो इसलिए उसने वो जबान पढ़ने की जिद की, वो जबान वो सीखना चाहती थी जो उसकी अपनी थी, उस जबान को वो सीखना चाहती थी, लिहाजा उसने वह जबान पढ़ने की जिद की जो उसकी अपनी थी। अब देखिए, अपन हिंदू परिवारों में क्या होता था उसको दिखाने के लिए भी यहां पर बताया गया है कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ की एक बात है कि पूर्वी बंगाल का एक बिल्कुल कट्टरवादी, रूढ़िवादी एक हिंदू परिवार था, जो बिल्कुल एकदम कट्टर थे वो लोग। और उस परिवार के अंदर एक रस सुंदरी एक देवी नाम की एक लड़की ब्याही थी और उसने भी छुप छुप करके रसोई के अंदर और पढ़ना लिखना सीख लिया था। यानी उसके परिवार वाले भी नहीं चाहते थे, उसके ससुराल वाले कि वो पढ़े लिखे, लेकिन उसने भी छुप छुप करके आखिरकार पढ़ा लिखा। 19वीं सदी के प्रारंभ में पूर्वी बंगाल में कट्टर रूढ़िवादी परिवार में ब्याही कन्या रस सुंदरी देवी ने रसोई में छिप छिप करके पढ़ना सीखा था और बाद में उसने आमार जीवन नामक की एक आत्मकथा लिखी थी जो 1876 के अंदर प्रकाशित हुई थी। बाद में उसने आमार जीवन नामक आत्मकथा लिखी जो 1876 में प्रकाशित हुई थी और यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाली पहली संपूर्ण आत्मकथा थी। यह बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकहानी थी। और देखिए, चूंकि सामाजिक सुधारों ने और उपन्यासों ने नारी जीवन और उसके भावनाओं के बारे में पहले ही लोगों के अंदर दिलचस्पी पैदा कर दी थी, तो जो वो आत्मकथाएं लिख रही थी उनके बारे में तो लोगों में कुतूहल होना ही था। चूंकि सामाजिक सुधारों और उपन्यासों ने पहले ही नारी जीवन और भावनाओं में दिलचस्पी पैदा कर दी थी, इसलिए महिलाओं द्वारा लिखी गई आत्मकथाओं के प्रति कुतूहल तो था ही। यानी नारी जीवन और भावनाओं को सब जानना चाहते थे और नारियों के द्वारा ही वो लिखा जा रहा था, इसलिए सभी लोगों में एक कुतूहल था कि उनके जीवन के, उनकी भावनाओं के बारे में और भी ज्यादा ठीक ढंग से परिचित हो सकें। और देखिए, कैलाश बासिनी देवी जैसी एक जो प्रसिद्ध लेखिका थी, उसने भी 1860 से महिलाओं के अनुभव के बारे में लिखना प्रारंभ किया। जो भी महिलाओं के अनुभव होते थे उनके अनुभवों को वो लिखने लगी थी। कैलाश बासिनी देवी जैसी महिलाओं ने 1860 के दशक से महिलाओं के अनुभवों पर लिखना शुरू किया। उन्होंने बताया कि कैसे उनको घरों में बंदी बना करके और उनको अनपढ़ रखा जाता है, महिलाओं को घर में ही रखा जाता है, ना उनको कहीं आने जाने दिया जाता है, ना उनको पढ़ाया लिखाया जाता है, वो घर के अंदर ही अनपढ़ और बंदी की तरह रहती हैं। कैसे वे घरों में बंदी और अनपढ़ बनाकर रखी जाती हैं और कैसे वो पूरे परिवार के काम का बोझ भी उठाती हैं। यानी पूरे परिवार का काम महिलाओं के जिम्मे होता है, वो ही सबके काम करती हैं। कैसे वे पूरे घर के काम का बोझ उठाती हैं और जिनकी वो रात दिन सेवा करती हैं वो ही उनको दुत्कारते हैं। परिवार के सब लोगों की वो रात दिन सेवा शुश्रूषा में लगी रहती हैं, फिर भी उनको हमेशा उनसे दुत्कार ही सुनने को मिलती है। जिनकी सेवा वे करती हैं वे ही उन्हें कैसे दुत्कारते हैं। और फिर महाराष्ट्र में 1880 के दशक से ताराबाई शिंदे ने और पंडिता रमाबाई ने भी जो उच्च जाति की महिलाएं थी, ऊंचे वर्ग की, ऊंची जाति की जो महिलाएं थी, उनकी जो जीवन था उस जीवन के बारे में बहुत ही जोश से और रोष से लिखना प्रारंभ कर दिया था। यानी क्योंकि उनका जीवन के अंदर बहुत ज्यादा कठिनाइयां चल रही थीं, इसलिए उसके बारे में उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। महाराष्ट्र में 1880 के दशक में ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने उच्च जाति की नारियों की दयनीय हालत के बारे में जोश और रोष से लिखा था। सामाजिक बंधनों में जो बंधी औरतें हैं उनके लिए पढ़ने का क्या महत्व होता है,
ये एक तमिल के उपन्यास में एक महिला ने लिखा है, एक औरत ने लिखा है कि बहुतेरे कारण से मेरी जो दुनिया तो बहुत छोटी है, लेकिन मेरी जिंदगी के अंदर मैंने जो खुशियां पाई हैं उनमें आधे से ज्यादा खुशियां तो मुझे पढ़ने के कारण ही मिली हैं। सामाजिक बंधनों में बंधी औरत के लिए पढ़ने के क्या मायने हैं, इस पर एक तमिल उपन्यास में एक औरत ने लिखा है, बहुतेरे कारणों से मेरी दुनिया छोटी है, मेरे जीवन की आधी से ज्यादा खुशियां किताबें पढ़ने से आई हैं। वो कह रही है कि मैंने जो जीवन के अंदर खुशियां प्राप्त की हैं, उन खुशियों में मेरी आधे से ज्यादा खुशियां तो मैंने जब किताबें पढ़ी और जब मुझे अच्छा लगा, उससे मेरे जीवन में ज्यादा खुशियां आई हैं। और देखिए यहां पर एक बंगाल की जानी मानी शिक्षाविद और लेखिका बेगम रुकैया शेखावत हुसैन ने, और उन्होंने 1926 के अंदर यंग महिला एक शिक्षा सम्मेलन हुआ था, और उस शिक्षा सम्मेलन को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा था कि देखिए, जो महिलाओं के लिए कहा जाता है, जो महिलाओं को शिक्षा नहीं देना चाहते हैं, जो नारियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि नारियां पढ़ करके उद्दंड हो जाएंगी। कैसे उद्दंड हो जाएंगी? पुरुष तो नहीं होते, पुरुष भी जब पढ़ते हैं तो वो भी तो बिगड़ सकते हैं, तो फिर महिलाएं कैसे बिगड़ जाएंगी? जब पुरुष नहीं बिगड़ते तो महिलाएं भी नहीं बिगड़ेंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुसलमानों की बात करें, मुसलमान हमारा जो इस्लाम धर्म है, उस इस्लाम धर्म के अनुसार तो महिलाओं को पुरुषों के बराबर तालीम प्राप्त करने का पूरा अधिकार है, उनका यह बुनियादी उनको अधिकार मिला हुआ है। इस प्रकार से देखा जाए तो सभी महिलाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने का उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों को है। रुकैया शेखावत हुसैन ने 1926 में यंग महिला शिक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि नारी शिक्षा के विरोधी तो यह कहते हैं कि नारी जो है वो शिक्षा प्राप्त करके उद्दंड हो जाएगी। नारी शिक्षा के विरोधी कहते हैं कि इससे महिलाएं उद्दंड हो जाएंगी। छी, वे अपने आप को मुसलमान बताते हैं, छी, ये खुद को मुसलमान बताते हैं। और ये तो इस्लाम द्वारा औरतों को जो बराबरी का हक दिया गया है उसके विरोध की बात है, उसका विरोध किया जा रहा है। यह तो इस्लाम द्वारा औरतों को बराबरी की तालीम का हक देने के बुनियादी उसूल के खिलाफ जा रहे हैं। अगर पुरुष पढ़ लिख करके भटकते नहीं हैं तो फिर महिलाएं क्यों भटकेंगी? भला वो क्यों बिगड़ेंगी? अगर पुरुष पढ़ लिख कर नहीं भटकते तो महिलाएं क्यों बिगड़ जाएंगी भला? अब देखिए, महिलाएं और हिंदी की छपाई की बात करते हैं अपन। उर्दू में अगर उर्दू भाषा की बात करें, उर्दू में, उसके बाद तमिल में, बंगाली में और मराठी में, इन सब का जो प्रिंट संस्कृति थी वो तो बहुत पहले ही विकसित हो चुकी थी। लेकिन अगर हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी की जो प्रिंट संस्कृति थी या उसकी छपाई का कार्य था वो तो 1870 के दशक से ही प्रारंभ हुआ था। उर्दू, तमिल, बंगाली और मराठी प्रिंट संस्कृति पहले विकसित हो गई थी, पर हिंदी छपाई की शुरुआत तो 1870 के दशक से ही हुई थी। और इस हिंदी छपाई का जो बड़ा वाला भाग था, जल्द ही वो नारी शिक्षा के ऊपर केंद्रित हो गया था, यानी नारी शिक्षा के बारे में उसमें लिखा जाने लगा था। जल्द ही इसका एक बड़ा हिस्सा नारी शिक्षण को समर्पित हुआ था। और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही अगर आप देखें तो महिलाओं के ऊपर केंद्रित जो बहुत सारी पत्रिकाएं लिखी जाती थी, अथवा ऐसी पत्रिकाएं जिनको महिला स्वयं ही संपादित करती थी, और वो बहुत लोकप्रिय भी हुई थी। 20वीं सदी के आरंभ में महिलाओं के लिए मुद्रित और कभी कभी उनके द्वारा संपादित पत्रिकाएं लोकप्रिय भी हुई थी। और इन पत्रिकाओं के विषय क्या रहते थे? औरतों की तालीम रहती थी, विधवा जीवन रहता था, या विधवा विवाह के बारे में होता था, या राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में होता था। इस प्रकार के विषयों पर महिलाओं को पत्रिकाओं में लिखा जाता था। औरतों की तालीम, विधवा जीवन, विधवा विवाह और राष्ट्रीय आंदोलन जैसे मसलों पर लिखा गया था। ये कौन सी पत्रिकाओं में? जो महिलाओं पर केंद्रित होती थी, अथवा जो इनको महिलाओं ने संपादित किया था, उनके मुख्य रूप से इस प्रकार के विषय रहते थे। और कुछ पत्रिकाएं इसके अलावा ऐसी भी थी जिनमें महिलाओं को गृहस्थी चलाने और फैशन सिखाने के बारे में भी उनके अंदर बताया जाता था, यानी फैशन की भी जानकारी दी जाती थी। कुछ पत्रिकाएं महिलाओं को गृहस्थी चलाने और फैशन के नुस्खे बताती थी। तो कुछ पत्रिकाएं ऐसी भी थी जिनके अंदर कहानियों के रूप में या धारावाहिक उपन्यासों के रूप में मनोरंजन का मसाला उनको परोसा जाता था। तो कुछ पत्रिकाओं ने कहानियों और धारावाहिक उपन्यासों के जरिए मनोरंजन परोसा था। अब देखिए, हम पंजाब की बात करते हैं। पंजाब के अंदर महिलाओं की शिक्षा से संबंधित क्या हुआ, इसको हम देखते हैं।
तो पंजाब में 20वीं सदी के प्रारंभ से ही वहां का जो लोकप्रिय लोक साहित्य था वो बड़े पैमाने पर छापा जाने लगा था। पंजाब में 20वीं सदी के प्रारंभ से ही लोकप्रिय लोक साहित्य को बड़े पैमाने पर छापा गया था। और राम चड्ढा जैसे जो लेखक थे, उन्होंने औरतों को आज्ञाकारी बीवी बनने के जो तरीके थे, उस तरीकों को बताने के उद्देश्य से उन्होंने अपनी बेस्ट सेलिंग कृति छापी थी और जिसका नाम था स्त्री धर्म विचार। राम चड्ढा ने औरतों को आज्ञाकारी बीवी बनाने की सीख देने के उद्देश्य से अपनी बेस्ट सेलिंग कृति स्त्री धर्म विचार लिखी थी। और खालसा पुस्तिका सभा भी थी एक, उसने भी इसी प्रकार के संदेश छापने के लिए अपनी सस्ती किताबें छापी थी, जिसमें नारियों के बारे में, उनको अच्छा जीवन जीने के बारे में, उनको गृहस्थी जीवन जीने के बारे में संदेश दिए जाते थे। इसके लिए उन्होंने बहुत सस्ती वाली पुस्तिकाएं छापी थी। खालसा पुस्तिका सभा ने इसी तरह के संदेश देते हुए सस्ती पुस्तिकाएं छापी थी और इनके अंदर अच्छी औरत बनने के उपदेशों को कई बार संवादों के रूप में पेश किया गया था, यानी संवाद, एक दूसरे से बात करते हुए बताया गया था। इनमें अच्छी औरत बनने के उपदेश को कई बार संवाद के रूप में पेश किया गया था। अब देखिए, बटाला प्रकाशन भी था। बंगाल के अंदर जो केंद्रीय कलकत्ता का एक बहुत बड़ा भाग, यानी जो पूरा का पूरा भाग था, वो बटाला पुस्तकों के लिए उसको सुरक्षित कर दिया गया था, संरक्षित कर दिया गया था। बटाला पुस्तकों का प्रकाशन ही होता था और वो ही वहां पर बिकती थी, उसी के लिए उसको पूरी तरह से समर्पित कर दिया गया था। बंगाल में केंद्रीय कलकत्ता का एक पूरा इलाका बटाला लोकप्रिय किताबों को समर्पित हो गया था। यहां पर क्या होता था, धार्मिक गुटके और ग्रंथों के बहुत सस्ते संस्करण निकलते थे और इसके अलावा वहां पर अश्लील और सनसनीखेज चीजें भी वहां पर मिलती थी। यहां पर धार्मिक गुटकों और ग्रंथों के सस्ते संस्करण के साथ साथ अश्लील और सनसनीखेज भी उपलब्ध था। और 19वीं शताब्दी के अंत तक इन किताबों के ऊपर काठ की तख्ती से और लिथोग्राफी रंगों की मदद के द्वारा प्रचुर मात्रा के अंदर तस्वीरें उकेरी जाने लगी थीं। 19वीं सदी के अंत तक इन किताबों पर काठ की तख्ती और लिथोग्राफी रंगों की मदद से प्रचुर मात्रा में तस्वीरें उकेरी जा रही थीं। और जो फेरी वाले होते थे वो बटाला प्रकाशन की किताबों को लेकर के घर घर जाते थे और उनको कोई भी खरीद सकता था, महिलाएं भी खरीदती थी और महिलाओं के लिए फुर्सत के क्षणों में पढ़ने के लिए उनको एक बहुत ही बढ़िया चीज मिल गई थी। ये बटाला प्रकाशन की किताबों को वो फुर्सत के क्षणों में आराम से पढ़ सकती थीं। फेरी वाले बटाला के प्रकाशन को लेकर घर घर घूमते थे, जिससे महिलाओं को फुर्सत के वक्त मनपसंद किताबें पढ़ने की सहूलियत हो गई थी। अब देखिए, प्रलय काल, घोर कली के बारे में इस एक चित्र से दिखाया गया है। ये रंगीन काष्ठ चित्र है, लकड़ी पर बना हुआ एक रंगीन चित्र है और 19वीं शताब्दी के अंत का चित्र है। इस चित्र के अंदर हम देख रहे हैं, ये जो इसके अंदर ये एक पुरुष है, इस पुरुष की यहाँ पर पत्नी को बताया गया है और यहाँ इसकी माँ को बताया गया है। और जो परिवारों के अंदर क्या होने वाला है, सब नष्ट भ्रष्ट होने वाला है, इसकी कल्पना को यहाँ चित्रित किया गया है। और यहाँ पर देखिए आप, जो इसकी जो पत्नी है वो उसके ऊपर यानी उसके सिर पर बैठी हुई है, यानी मुहावरों में कहते हैं ना कि वो पति के सिर पर उसकी पत्नी बैठी है, तो यहाँ इस प्रकार से इसके सिर के ऊपर बैठी हुई है, यानी उसी का कंट्रोल है, वो उसी की हर बात को मानता है, जो उसकी पत्नी कहती है उस सब बातों को वो मानता है। और यहाँ पर देखो उसकी माँ है, माँ को उसने जानवरों की तरह जंजीरों में बांध रखा है, यानी वो तो उसके वात्सल्य से बंधी हुई है, वो जो भी कहता है उसको करना पड़ेगा, जबकि स्त्री जो कहती है वो उसको करना पड़ेगा। इस प्रकार से तीनों का ये त्रिकोण बताया गया है और इस प्रकार की कल्पना की गई है कि भविष्य में परिवारों में क्या होने वाला है उसको यहां बताया गया है। पारिवारिक जीवन के नष्ट भ्रष्ट होने की कल्पना की गई है इस चित्र के अंदर। और जैसा कि मुहावरों के अंदर कहते हैं कि पत्नी जो है वो पति के सिर पर सवार है, वैसा ही इस चित्र के अंदर दिखाया गया है। पत्नी, जैसा कि मुहावरे में कहा जाता है, पति के सिर पर सवार है और वह खुद अपनी माँ को जंजीर पहनाकर उसने जानवरों की तरह रखता है, और वह खुद अपनी माँ को जंजीर पहनाकर जानवरों की तरह रखता है। एक देखिए, और एक चित्र ये भी है, भारतीय दंपत्ति का चित्र है ये।
एक भारतीय दंपत्ति है, इसके अंदर सफेद शाह काष्ठ चित्र है, यह भी लकड़ी के अंदर बनाया हुआ चित्र है। और इस चित्र के अंदर आप देखिए ये भारतीय पुरुष है, मर्द है, और ये स्त्री है। यहां इनको हम गौर से देखें तो पुरुष वीणा बजा रहा है और जो महिला है वो हुक्का पीती हुई दिखाई गई है, यानी उल्टा मामला हो रहा है। कलाकार का यहां पर कलाकार उस डर को दिखाना चाहता है कि जो आने वाले समय के अंदर बदलाव होने वाला है, परिवारों में उलट पुलट होने वाला है, पुरुषों के काम महिला और महिलाओं के काम पुरुष करने लगेंगे। इस प्रकार से जो कलाकार का डर है वो इस चित्र के अंदर दिखाया गया है। इसमें कलाकार का यह डर उजागर होता है कि पश्चिमी हमले से पारिवारिक व्यवस्था उलट पुलट गई है, यानी जैसे ही पश्चिमी संस्कृति यहां पर आई है तो परिवारों की जो व्यवस्था है वो उल्टी सीधी हो गई है। पुरुषों के काम को महिलाएं और महिलाओं के काम को पुरुष करने लगे हैं। मर्द वीणा बजा रहा है और औरत हुक्का खींच रही है। देखा आपने इस चित्र के अंदर, मर्द तो वीणा बजा रहा है और औरत जो है वो हुक्का खींच रही है, यानी उल्टा काम हो रहा है। 19वीं शताब्दी के अंदर जब महिलाओं की शिक्षा की पहल होने लगी थी तो जो परंपरागत पारिवारिक भूमिकाएं हैं उन सब के छिन्न भिन्न होने की आशंका इसमें व्यक्त की गई है। 19वीं सदी में महिलाओं की शिक्षा की पहल के बाद पारिवारिक भूमिकाओं के छिन्न भिन्न हो जाने की आशंका तेज हो गई थी, यानी जैसे पश्चिमी प्रभाव यहां आएगा और महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो जाएंगी, जो परिवार के अंदर जो उनकी भूमिकाएं हैं वो सारी छिन्न भिन्न हो जाएंगी, वो भूमिकाओं में बदलाव आ जाएगा, पुरुषों के काम महिलाएं और महिलाओं के काम पुरुष करने लगेंगे। यहां पर एक यूरोपीय दंपत्ति को दिखाया गया है, देखो उसके बिल्कुल विपरीत है। ये एक यूरोपीय दंपत्ति है, यह भी 19वीं सदी का काष्ठ चित्र है, जिसके अंदर ये पुरुष बैठा हुआ है और ये महिला है, और इस पुरुष के हाथ में जहां शराब की बोतल है तो महिला जो है वो वीणा बजा रही है, यानी वायलिन बजा रही है। इस तस्वीर में पारंपरिक भूमिकाओं का निरूपण है। साहब शराब की बोतल थामे हैं और मैम साहब वायलिन बजा रही है, यानी ये जो पारंपरिक भूमिका है, यानी जो पुरुष करता है उस चीज को ही दिखाया गया है और जो महिला का काम है वो ही दिखाया गया है इसके अंदर। तो ये पारंपरिक रूप से जो होता है उसको इस चित्र के अंदर दिखाया गया है। अब देखिए अंत में हम लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ के बारे में देखते हैं, जो कि आधुनिक असमिया साहित्य के एक प्रसिद्ध रचनाकार लेखक थे और वहां के जो सबसे वरिष्ठ रचनाकारों में से हम उनको एक कह सकते हैं असम भाषा के। वे आधुनिक असमिया साहित्य के एक वरिष्ठ रचनाकार थे। बूढ़ी आयर साधु नाम की, यानी जो दादी की कहानियां हैं, इस नाम की उनकी जो पुस्तक थी वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में लोकप्रिय हुई थी। बूढ़ी आयर साधु दादी की कहानियां उनकी उल्लेखनीय किताबों में से है। और उन्होंने असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अपुनर देश भी लिखा था, यानी ओ मेरी प्यारी भूमि। असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अपुनर देश, ओ मेरी प्यारी भूमि भी उन्होंने लिखा था, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ने। और इसी साथ हमने बच्चों आज देखा कि किस प्रकार से महिलाओं ने मुद्रण जब आया, यानी यहाँ छपाई का काम शुरू हुआ तो महिलाओं ने उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। वो पढ़ने भी लगी थी, वो लिखने भी लगी थी, और समाज के सभी वर्गों में से, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, सभी वर्गों से महिलाएं आगे बढ़ करके आई थी। और इसी के साथ हम यही विराम लेते हैं और अगले भाग में हम अध्ययन करेंगे प्रिंट और गरीब जनता, यानी प्रिंट का गरीब जनता के ऊपर क्या प्रभाव हुआ था, इसको हम देखेंगे। धन्यवाद।